स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज की जो चर्चा है, जो आज की बातचीत है, वो आपके लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज बातचीत हम करेंगे आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। ऑप्शनल का यूपीएससी सीएससी में बहुत बड़ा वेटेज रहता है और इसलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये जानना कि आपका जो ऑप्शनल है फिलॉसफी ऑप्शनल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी इस तैयारी में। और इसी चर्चा में आपके जो फैकल्टी हैं जिनसे आप फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ते हैं, सौरभ गुप्ता सर, वो आज हमारे साथ में हैं। आज उनसे बातचीत करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के इस आज की बातचीत में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अपनी जर्नी के बारे में आप हमें बताइए और हमारे स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं उनको बताइए कि आपकी जो जर्नी थी फिलॉसफी ऑप्शनल की, वो कैसी रही। जब से आप ये इसको पढ़ते थे, पढ़ने से पढ़ाने तक का ये जो सफ़र था, ये कैसा रहा? कैसे आपका पढ़ाने का सब्जेक्ट बन गया? वरुण जी, अगर हम बात करते हैं फ़िलॉसफ़ी की, मैं अगर अपनी बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फ़िलॉसफ़ी को चूज़ नहीं किया, फ़िलॉसफ़ी ने मुझे चूज़ किया है। और उसका रीज़न ये है कि जो फ़िलॉसफ़ी का नेचर है, मेरा नेचर फ़िलॉसफ़ी के नेचर से काफ़ी मिलता-जुलता है। फ़िलॉसफ़ी का काम भी है इंक्वायरी करना, और बचपन से ही मेरी एक आदत थी कि चीज़ों में मुझे इंक्वायरी करनी होती है। अगर मैं बात करता हूँ अपने परिवार की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताई जाती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम बच्चे होते हैं तो हम वैसे ही करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार लॉजिकल नहीं लगती। जी। ऐसा नहीं लगता कि उसके पीछे कोई तर्क है। बस क्योंकि हमें बताया गया है, परिवार ने बताया है, माता-पिता ने बताया है या फिर समाज ने बताया है, तो हम उसको वैसे ही फ़ॉलो करते हैं। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा शुरू से ये नेचर था कि मुझे जानना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? समाज अगर ऐसा कहता है कि ऐसा करना है आपको, तो ऐसा ही क्यों करना है? क्या दूसरे तरीके से नहीं किया जा सकता? अगर कोई कहता है कि ऊपर जो पंखा टंगा है, वो क्लॉकवाइज़ घूम रहा है, तो ये कैसे पता चला आपको क्लॉकवाइज़ घूम रहा है? क्योंकि आपने उसको नीचे से देखा था ना। क्या आपने उसका दूसरा पक्ष देखा है? अगर हम टेबल फैन को देखते हैं, हम देखते हैं कि वो क्लॉकवाइज़ घूम रहा है। क्या हमने उसको कभी पीछे से देखने की कोशिश की है? अगर हम उसको पीछे से देखते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, वो क्लॉकवाइज़ भी नहीं घूम रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज़ भी नहीं घूम रहा है। हम उसको जिस डायरेक्शन में देखते हैं, वो हमारे हिसाब से वैसे घूम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। यानी कि वो सापेक्ष है, वो निरपेक्ष नहीं है। तो फिर जो एब्सोल्यूट नॉलेज है, वो हमें कहाँ से मिलेगी? तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में हमेशा से रहते थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे सोसाइटी से पूछने थे, नहीं मिलते उसके जवाब, परिवार से नहीं मिलते उसके जवाब। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, हम सभी की लाइफ में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि जब मैं छोटा था, हम सभी जब छोटे होते हैं तो देखते हैं लोगों को, कोई बीमार है, किसी की मृत्यु हो गई है, शादी हो गई है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम उन क्वेश्चंस को करना बंद कर देते हैं। हम इंक्वायरी नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन फिलॉसफी का यही काम है कि वो हमेशा क्वेश्चन करती है। और अगर मैं अपने नेचर की बात करता हूँ, तो यही था मेरे माइंड में हमेशा कि नहीं, मुझे क्वेश्चन तो करना है और मुझे आंसर तो फाइंड आउट करना है। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो उसमें ये था कि अब जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, किसी की मृत्यु हुई है, मम्मी ने कह दिया कि पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है। अब वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस अराइज़ हो जाते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु हो गई है? इसका क्या मतलब है? इससे पहले मृत्यु नहीं थी? अच्छा, मान लेते हैं कि मृत्यु हो गई है, वो व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ नहीं रहेगा तो फिर वो कहाँ रहेगा? एक बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही लॉजिकल सा, बहुत ही लॉजिकल और फिलॉसफिकल क्वेश्चन है। गहन सवाल है बहुत। हाँ, हाँ, क्योंकि अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो जहाँ पे साइंस की इंक्वायरी खत्म होती है, वहाँ पे फिलॉसफी की इंक्वायरी शुरू होती है। साइंस कहता है, आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर, बात खत्म हो गई। इसके आगे कुछ नहीं। फिलॉसफी की इंक्वायरी अब यहाँ पे शुरू होती है कि इफ ही इज़ नो मोर, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अब आगे क्या होने वाला है? जब वो जीवित था तो जीवन का क्या मतलब था? अब उसकी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु का क्या मतलब है? अब क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी जो आत्मा है उसने उसका शरीर छोड़ दिया है। तो फिर आत्मा क्या होती है?
चेतना क्या होती है, समझ क्या होती है, ज्ञान क्या है, अज्ञानता क्या है, ये शरीर क्या है, ये जो हम जगत में देखते हैं ये सब कुछ रियल है या फिर भ्रम है। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में हमेशा से रहते थे। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया, क्योंकि फिलॉसफी जैसा सब्जेक्ट, दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्कूल्स में दर्शन नहीं पढ़ाया जाता, तो यही प्रॉब्लम रहती है कि हमारे देश में इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर बच्चों को नहीं मिल पाते, उस स्टेज तक नहीं मिल पाते जहाँ पे हमारी सीनियर सेकेंडरी तक की एजुकेशन होती है। तो जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे अगर हम फिलॉसफी लेते हैं तब हमें जाके पता चलता है कि फिलॉसफी जैसा कोई सब्जेक्ट होता है और इस तरीके की इंक्वायरी फिलॉसफी में होती है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ मिलते हैं। तो जब मैंने पहली बार फिलॉसफी पढ़ा ग्रेजुएशन में, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पानी के प्यासे को किसी ने जी भर के अमृत पिला दिया। जी। ऐसा लगा जैसे मुझे खजाना मिल गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे अब यहाँ पे उनका आंसर मिलने वाला है। ये है। तो इस तरीके से फिलॉसफी में मेरा इंटरेस्ट जागा, क्योंकि मेरा नेचर और फिलॉसफी का नेचर सेम ही है, इंक्वायरी करना। आंसर मिले या नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन इंक्वायरी तो करनी है। हमेशा अपने आप को ये मानना है कि नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे और जानना है। कभी भी ये नहीं माना कि हाँ मुझे आ गया है, क्योंकि जब मैं ये मान लूंगा तो फिर मेरी नॉलेज जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ये है। तो यही चीज मैं फिलॉसफी के एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका ऐसा नेचर है कि आपको इंक्वायरी करना है और आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं आता, मुझे और जानना है, इफ यू आर ओपन फॉर न्यू थॉट्स, अगर आप नए नए थॉट्स के लिए हमेशा ओपन रहते हैं तो फिलॉसफी इज राइट चॉइस फॉर यू। क्योंकि जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो क्या होता है, कई सारे ऐसे दर्शन हैं जो आपके जो पहले से बने हुए थॉट्स हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि नहीं, अब मेरे जो ज्ञान के जो स्रोत हैं और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब एक ही चीज़ को देखने का मेरा जो नज़रिया है अब वो ब्रॉड हो गया है। एक चीज़ को मैं सिर्फ एक तरीके से नहीं देखता, अब मैं उसको कई तरीके से देखता हूँ। तो इस तरीके से फिर मेरा जो था इंटरेस्ट बढ़ा फिलॉसफी में। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में फिर डॉक्टरेट यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद में फिर देखा कि फिलॉसफी ऑप्शनल जो है, फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल यूपीएससी में भी एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि फिलॉसफी में मेरी काफ़ी रुचि थी और मुझे लगता था कि अगर मैं यूपीएससी में अगर जाता हूँ, यूपीएससी के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर गाइड करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा मेरे लिए होगा, उनके लिए होगा कि मैं अपनी जो नॉलेज है उसको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। ये है। तो ये मेरी जर्नी रही है फिलॉसफी के साथ में। बिल्कुल, ये आपकी जर्नी इसी तरह की थी कि आपको बचपन से ही सवाल आपके कई सारे थे और उनके जवाब बचपन में आपको मिल नहीं रहे थे। जी और उसके बाद में आपने जब ये ऑप्शनल चुना है, जब आपको इस सब्जेक्ट का पता चला है फिलॉसफी का, उसके बाद आपको जवाब उसके मिले। जी इसी में मेरा आपसे अब अगला सवाल ये है कि सरल शब्दों में हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो और भी लोग हमें देख रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आगे, उनके लिए बताइए कि सरल शब्दों में आखिर फिलॉसफी है क्या, और ज़िंदगी में, लाइफ में और यूपीएससी सीएससी में क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्या ये मेजर रोल प्ले करता है? अगर बात करते हैं फिलॉसफी की, तो फिलॉसफी जो वर्ड है, अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ की बात करता हूँ तो फिलॉसफी में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ एस्पिरेंट्स को, फिलॉसफी इज ऑल अबाउट टर्म्स। अगर आप फिलॉसफी के टर्म्स को समझ जाते हैं तो फिर फिलॉसफी में समझने के लिए और कुछ बचता नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो हैं टर्म से ही क्लियर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि फिलॉसफी में जितने भी टर्म्स हैं, जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं, जो भी स्कूल्स ऑफ नॉलेज हैं, सभी के आपको उनकी टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, सभी के आपको एटिमोलॉजी समझनी होगी। उनका जो लिटरल मीनिंग होता है अगर आप उसको समझ जाते हैं तो फिलॉसफी काफ़ी हद तक आप समझ जाते हैं। तो फिलॉसफी को भी हम ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलॉसफी जो वर्ड है, अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी शब्द की, तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फिलोस, दूसरा है सोफिया। फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो यहाँ पे जो लव है उसका मतलब प्रेम नहीं है, उसका मतलब है अनुराग। और जो विजडम है उसका मतलब है ज्ञान। यानी कि जब आपको ज्ञान के प्रति अनुराग हो जाता है तब आप फिलोसोफर बन जाते हैं। यानी कि जब आपको ज्ञान की भूख हो जाती है, आपको आपका जो नेचर अगर ऐसा है कि जो जिज्ञासु किस्म का है, कि अगर आपको जिज्ञासा रहती है जानने की कि नहीं मुझे और जानना है और जानना है, अगर ऐसी आपकी प्रवृत्ति है तो आप फिलोसोफर हैं। और यही फिलॉसफी है। अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं भारतीय भाषा में, अगर हिंदी की बात करते हैं
तो हिंदी में जो शब्द है इसके लिए दर्शन प्रयुक्त किया जाता है। और जैसे कि हमने बात की थी फिलॉसफी की, तो फिलॉसफी की हमने रूट वर्ड देखी थी कि वो हमें ग्रीक वर्ड्स में मिलती है, फिलोसफस सोफिया में। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी के जो शब्द है वो हमारी उसकी जो रूट लैंग्वेज है, जो मदर लैंग्वेज है उसकी, वो है संस्कृत। तो संस्कृत से आता है हमारा दर्शन शब्द। तो संस्कृत में दर्शन का जो धातु है, यानी कि जो उसका रूट वर्ड है, वो है दृश। दृश का मतलब होता है देखना या फिर दिखाना। तो इसका मतलब ये है कि जिसके द्वारा देखा जाए या जो देखा जाए, या फिर देखना या फिर दिखाना ही दर्शन है। जी। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ऐसा उपनिषद में लिखा है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए या जो कुछ भी देखा जाए वही दर्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि देखते तो हम सभी हैं, हम सभी देखते हैं, तो क्या दर्शन करते हैं हम? तो वहीं पे वही वाली बात आ जाती है कि जहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा था कि आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। एक वो दर्शन था उसका कि उसने अपनी इंक्वायरी यहीं पे स्टॉप कर दी कि हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं बचा। फिलोसफी की इंक्वायरी अब वहां पे शुरू होती है। फिलोसफी कहता है कि दर्शन तो आप अब करेंगे। आम आदमी कहता है कि हाँ ठीक है, वो चले गए, ठीक है, उनका अंतिम संस्कार हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन फिलोसफी का काम अब यहाँ पे शुरू होता है। वो ये कहता है कि दर्शन तो अब करेंगे हम, अब हम ये जानेंगे उसके क्या कर्म थे, उसके कर्मों के हिसाब से उसको क्या फल मिलना चाहिए, अब वो कौन सी योनि में जन्म लेगा, क्या उसका पुनर्जन्म होगा भी या नहीं होगा, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, आत्मा का कोई अस्तित्व तो है भी या नहीं है, या फिर वो शरीर के साथ में ही वो खत्म हो जाती है। इस तरीके की इंक्वायरी जो है वो फिलॉसफी करता है। तो अगर हम देखते हैं दर्शन का मतलब, तो दर्शन का यही मतलब है कि दर्शन आपको दिव्य दृष्टि देता है। आम आदमी जिसको नहीं देख सकता, उससे आगे बढ़कर दर्शन आपको दृष्टि देखता है, ताकि आप उसको भी देख पाएं जो कि बाकी लोग नहीं देख पाते। यही दर्शन है। बिल्कुल, बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया इसको। इसी से एक सवाल निकल कर आता है, क्योंकि ये जो स्वभाव है, ये जो एटीट्यूड होता है क्वेश्चन करने का, सवाल पूछने का, जिज्ञासा का, ये कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें नहीं होता है, कई सारे होते हैं जिनमें ये पाया जाता है। किस तरह का स्वभाव चाहिए फिलॉसफी ऑप्शनल जो स्टूडेंट सेलेक्ट करे, उसके लिए अच्छा सब्जेक्ट साबित हो? ऐसे स्टूडेंट में किस तरह का उसका एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह का उसका स्वभाव होना चाहिए, वे ऑफ लिविंग उसका कैसा होना चाहिए, ये आप बताइए। अगर बात करते हैं फिलोसफी की, तो जैसा कि मैंने बताया कि इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस एंड फिलोसफी इज द फादर ऑफ ऑल आर्ट्स। सभी प्रकार के विज्ञान, सभी प्रकार की कलाएं जो हैं वो दर्शन से ही निकली हैं। जब कोई विषय नहीं हुआ करता था तो एक ही विषय था, और वो था फिलोसफी यानी कि दर्शन। और वो उन लोगों का विषय था जो जिज्ञासु थे, जिनको ज्ञान प्राप्त करने में आनंद आता था। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका नॉलेज में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, उनको नई नई चीज़ें जानने में अच्छा लगता है, वो ओपन है इस बात के लिए कि अगर कभी मेरे पहले से बने हुए जो थॉट्स हैं, अगर वो रिजेक्ट होते हैं, तो उनको इस पे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर ऐसा है वो उनके साथ में, तो फिलोसफी इज राइट चॉइस फॉर देम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ फिलोसफी ऑफ रिलीजन की, अगर मैं पढ़ रहा हूँ धर्म दर्शन, तो जब मैं धर्म दर्शन पढ़ने जाऊंगा, और फिलोसफी का काम ये है कि वो क्या करती है, वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन करती है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि बहुत ही न्यूट्रल होके किसी भी सब्जेक्ट की इंक्वायरी करती है, किसी भी सब्जेक्ट की इंक्वायरी करती है। तो अगर मैं धर्म दर्शन पढ़ने जा रहा हूँ, और फिलोसफी में अगर बात आती है प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण को अब हमें पढ़ना है, और कोई ऐसा दर्शन में पढ़ता हूँ जिसमें ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है, लेकिन मैं तो आस्तिक हूँ, क्योंकि मैं भी किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंध रखता हूँ, और मैं आस्तिक भी हूँ, मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ, ईश्वर में मेरी अटूट श्रद्धा है। अब क्योंकि मेरी बहुत श्रद्धा है, तो ऐसा कोई दर्शन पढ़ता हूँ जिसको पढ़कर मैं ऑफेंड हो जाता हूँ। मुझे लगता है ऐसे कैसे, मुझे पसंद नहीं आता, या फिर मैं उसके बारे में दूसरों से बात भी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए फिलोसफी इज नॉट द राइट चॉइस। ओके। आपको हमेशा ओपन रहना है। आप जब भी फिलोसफिकल इंक्वायरी करते हैं, तो आपको ये भूल जाना है कि आप कौन से धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, आप पुरुष हैं या फिर महिला हैं। आपको सब कुछ भूल जाना है। बिल्कुल। आपको बिल्कुल न्यूट्रल होके फिलोसफिकल इंक्वायरी करनी है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तब भी फिलोसफी आपके लिए राइट चॉइस है। नहीं तो आपको कोई और सब्जेक्ट देख लेना चाहिए।
मतलब बिल्कुल ये एक आपका एक्सेप्टेबल नेचर होना चाहिए हाँ कि आप हाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं जो सच्चाई आने वाली है आपके सामने पढ़ने के बाद में उसको। बिल्कुल। एक और इससे मेरा सवाल आपसे जो निकल के आ रहा है सामने वो ये है कि क्योंकि जिस तरह की फ़िलॉसफ़ी के बारे में आपने भी यही बातें बताई, इसको अगर देखा जाए तो एक तरह से ये भी देखा जाता है जो आम जनता के अंदर भी जो एक भावना है, जो एक विचार है फ़िलॉसफ़ी को लेकर के ये बड़े बूढ़ों का थोड़ा पढ़ने का एक सब्जेक्ट है, इसमें पुनर्जन्म की बातें हैं, जन्म मृत्यु की बातें होती हैं, ठीक है? और मौत की बात होती है, ईश्वर है या नहीं इस तरह की बातें होती हैं। तो आज का जो युवा है, आज का जो हमारा यूथ है, जो आगे तैयारी करेगा, उसके लिए ये कैसे एक अच्छा विकल्प हो सकता है ऑप्शनल में? देखिए, अगर बात करते हैं कि अगर ये कहा जाता है कि ये बड़े बूढ़ों का विषय है, तो ये एक मिथ है, जो आज के बाद नहीं रहने वाला है। क्योंकि मैं एक ऐसा एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ आपको, जिनको भी ये लगता है कि ये बड़े बूढ़ों का विषय है और इसमें आत्मा, परमात्मा की, जन्म की, मरण की, पुनर्जन्म जैसी बातें की जाती हैं, जिनका आज के यूथ से कोई लेना-देना नहीं है। तो उनके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि हमारा एक भारतीय दर्शन है जिसका नाम है चार्वाक और जिसकी रचना की है महर्षि बृहस्पति ने। जी, और वो अपने दर्शन में कहते हैं कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। अर्थात पियो पियो तब तक पियो जब तक धरती पर गिर नहीं जाओ, और जब गिर जाओ तो उठो और फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये बड़े बूढ़ों का दर्शन है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो युवा है उसको दर्शन के बारे में तब पता चलता है जब या तो वो ग्रेजुएशन करता है बिल्कुल। या फिर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने गया है और वहां पे उसने फिलोसफी को चूज किया है। जी, तब उसको फिलोसफी के बारे में पता चला है कि फिलोसफी कोई विषय होता है, दर्शन शास्त्र कोई विषय होता है। इससे पहले उसको नहीं पता होता, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस की कमी है तो उस अवेयरनेस की कमी में कई सारे मिथ्स पैदा हो जाते हैं। सही बात है। अगर वो मिथ्स टूटते हैं, अगर अवेयरनेस होती है, तब पता चलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिलोसफी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सभी के लिए हो सकता है। अगर हम बात करते हैं चारवाक की, तो ये कॉमन मैन की फिलॉसफी है। इसको लोकायत भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है ये हम सभी लोगों की, हम जो करते हैं उसी की बात करता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा और पुनर्जन्म की ही बातें करता है। ये कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो भले ही उधार लेकर पियो। अब बताइए, यहाँ पे कहीं भी आत्मा और परमात्मा की बात हुई है? कहीं भी नहीं हुई है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी में सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात होती है, प्रैक्टिकल भी बातें होती हैं। आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो फिलॉसफी से छूटा हो। आप अगर देखेंगे कि अपने आसपास चारों तरफ हर जगह फिलॉसफी ही फिलॉसफी है। आप कहीं भी कुछ भी देखेंगे, अगर आप ये कप देखते हैं, इसका कलर देखते हैं कि ये सफेद है, तो यहाँ पे ही फिलॉसफी की इंक्वायरी है कि ये सफेद क्यों है? क्यों है? इसका सफेद किसने बोला? हम सब इसको सफेद क्यों बोलते हैं? अगर मैं इसको नीला बोल दूं तो क्या ये नीला नहीं हो जाएगा? इसको नीला होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे? तो ये सारी जो इंक्वायरी है फिलॉसफी में आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिलॉसफी जो है वो किसी स्पेसिफिक एक वर्ग का जो विषय है, ठीक है? ये सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी आयु वर्ग के लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस है लाइफ के, उनके आंसर देता है ये। चाहे कोई भी क्वेश्चन है, रिलीजन का क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, आपके एथिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एथिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, बिल्कुल। पॉलिटिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। अगर हम बात करते हैं रिलीजन, रिलीजन इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। सारी ब्रांचेस हैं फिलॉसफी की ही। तो आपके लाइफ में जो कुछ भी है, वो सब कुछ फिलॉसफी ही है। और यही कारण है कि आप किसी भी विषय में अगर डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो उस उपाधि का नाम क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही क्यों है? फिलॉसफी सब्जेक्ट उनको पता भी नहीं है कि क्या है, लेकिन अगर वो मेडिकल साइंस में पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, तो वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही क्यों है? क्योंकि सारे विषय जो हैं उनकी जननी है फिलॉसफी। ये कारण है। तो अगर हम फिलॉसफी को जानते हैं तो उससे कई सारे जो हमारे मिथ्स हैं वो अपने आप में दूर हो जाते हैं। सौरभ जी, ये जो एस्पिरेंट होते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड जो है क्योंकि फ़िलॉसफ़ी बचपन से नहीं पढ़ाया जा रहा है, जैसा अभी भी आपने बताया कि हमें ये बाद में कॉलेज में आके ग्रेजुएशन लेवल पे आके समझ में आता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कि ऑप्शनल फ़िलॉसफ़ी है, वो भी एक ऑप्शनल होता है आपका और यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट वहाँ पे मिलता है फ़िलॉसफ़ी। लेकिन जिनका बैकग्राउंड अब नहीं रहा है फ़िलॉसफ़ी,
वो इसको कैसे अपना सब्जेक्ट चुने, वो कैसे इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा बेहतर सब्जेक्ट होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जिनका फिलॉसफी बैकग्राउंड नहीं रहा है, अगर हम देखते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, तो मोस्टली ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के कम हो गए हैं। एक समय ऐसा था जब ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो थे, ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे थे वो आते थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कि भाई हमने बीए किया है, बीए में हमारे पास सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस तरीके के हमारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं यूपीएससी की तैयारी में, लेकिन वो सभी पढ़ते हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से आए हैं, या फिर जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है, या फिर कोई और बैकग्राउंड रहा है, ह्यूमैनिटीज तक नहीं रहा है। जी। तो वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। फिलोसफी इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट। फिलोसफी अकेला सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो ह्यूमैनिटीज का है, ठीक है? तो फिलोसफी जो है वो सभी के लिए एक राइट चॉइस हो सकता है। उसका रीजन ये है कि एक और मिथ है इसके साथ में, कि फिलोसफी जो है वो एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। जैसे कि मैथमेटिक्स होता है, मैथ्स जो होता है वो लॉजिकल सब्जेक्ट है। आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है, याद करने की चीज़ें नहीं होती। कुछ टर्म्स हैं आपको शुरू-शुरू में याद करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप उनका मतलब समझ जाएँगे, तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स में फिट हो जाएँगे। फिर आपको उनको मेमोराइज़ नहीं करना है, क्योंकि रटी हुई नॉलेज यहाँ पे नहीं चलती। आपके कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि जिनका बैकग्राउंड जो है वो फिलॉसफी नहीं रहा है, वो नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये लॉजिकल है, तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग को जब आप ये डेवलप करेगा, और कल को अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि आपके अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं हैं, तो फिर आप कैसे डील करेंगे चीज़ों से, जो समस्याएं हैं कैसे डील करेंगे? सभी प्रकार की समस्याओं को डील करना ही फिलॉसफी का काम है। तो ये आपका काफ़ी हेल्प करता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और इसको कोई भी ले सकता है, आराम से उसको पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड की ज़रूरत है। मैं अगर अपने क्लास की बात करता हूँ, जी। तो मेरे क्लास में 2 से 3 क्लासेस होती हैं शुरू के इंट्रोडक्शन की, जी। ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं, जिसमें फिलॉसफी के बारे में हम समझते हैं कि फिलॉसफी क्या है और इसको किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में ही हम अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आसान है, आप आराम से ले सकते हैं फिलॉसफी को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिनका बैकग्राउंड जो है वो फिलॉसफी नहीं। जिन बच्चों का बैकग्राउंड भी नहीं रहा है फिलॉसफी, वो भी इसको ले सकते हैं और हाँ, वो हाँ। भी इसमें स्कोर भी अच्छा कर सकते जी, हैं जी, आगे। बिल्कुल। यूपीएससी का जो इंटरव्यू है, उसमें फिलॉसफी ऑप्शनल जो है वो किस तरह से अपना एक मेजर रोल प्ले करता है, ये एक बार बताइए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर बच्चे को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हमारा जो ऑप्शनल है उसके से भी सवाल होंगे, चीज़ें होंगी। यूपीएससी इंटरव्यू में फिलॉसफी ऑप्शनल क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए, इंटरव्यू में की अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है? जब आप आईएएस ऑफिसर बन के जाएँगे, समाज की सेवा करेंगे, किसी ज़िले में आप जो है वो वहाँ पे आप कार्यरत होंगे, तो उसमें बहुत सारी समस्याएँ होंगी। हर जगह समस्याएँ होती हैं। स्वाभाविक है। जी। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सारी समस्याओं का जो जवाब है, सारी समस्याओं का जो हल है वो आपके पास नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी उन समस्याओं से जूझने का जो काम है वो आपका ही होगा। बिना कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट किए, पहली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, जी। ये आपको आना चाहिए। और फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, क्योंकि फिलॉसफी हमें एक डाइवर्स लुक देती है चीज़ों का। फिलॉसफी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या को देखना है, तो उसको एक तरफ से नहीं देखना है, उसके दूसरा पहलू भी देखना है, तीसरा पहलू भी देखना है, चौथा पहलू भी देखना है। बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फिलॉसफी में एक टॉपिक है जैनिज्म का, जिसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद कहता है कि कोई भी जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो रिलेटिव होती है, और उसका रिलेशन होता है हमारी सब्जेक्टिविटी से, कि हम कैसे उसको परसीव करते हैं। इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं कि हाथी का एग्जाम्पल देते हैं, और वो ये कहते हैं कि 6 अंधे लोग होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि हाथी कैसा है, हाथी को पकड़ के आपको बताना है। अब जिस व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को पकड़ा था, वो ये कहता है कि हाथी रस्सी जैसा है।
जिस व्यक्ति ने हाथी के पैर को पकड़ा था वो ये कहता है हाथी जो है वो खंबे जैसा है। जिस व्यक्ति ने हाथी के दांत को पकड़ा वो ये कहता है कि हाथी जो है वो भाले जैसा है। जिस व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ा वो ये कहता है कि हाथी जो है वो सांप जैसा है। जिस व्यक्ति ने उसकी बैली को पकड़ा वो ये कहता है हाथी जो है वो दीवार जैसा है। जिसने कान को पकड़ा वो ये कहता है पंखे जैसा है। अब प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो गई यहाँ पे। एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करना था कि हाथी कैसा है, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई हाथी अब कैसा है, सच में कैसा है वो, क्योंकि किसी को कुछ लगता है किसी को कुछ लगता है, तो अब कौन आके बताएगा कि हाथी कैसा है। अब सारे आपस में लड़ जाएंगे और हमारे साथ यही हो रहा है। अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात करते हैं, हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो सच है वो सच है जी, आपका जो सच है वो सच नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिलॉसफी आपको यही सिखाती है कि सच अपने आप में कुछ भी नहीं होता। सच वो होता है जिसको आपने जैसे ग्रहण किया है, यानी कि वो सापेक्ष होता है, वो रिलेटिव होता है, वो निरपेक्ष नहीं होता, वो एब्सोल्यूट नहीं होता। उसके बावजूद भी आपका जो सापेक्ष सच है, यानी कि आपका जो रिलेटिव ट्रुथ है, उसी के साथ में आपको जो प्रॉब्लम्स हैं सभी के साथ में डील भी करना है, उनका सोल्यूशन भी निकालना है और अपनी लाइफ को ईजी बनाना है। ये आप सीखते हैं फिलॉसफी में। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी आपको वो यही जज करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो कैसी हैं। क्या सच में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनसे आपको डील कैसे करना है, आप कैसे डील करते हैं, ये वहाँ पे इस बात को जज किया जाता है। और इसी में जो हमारी फिलॉसफी है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तो इसलिए फिलॉसफी जो है वो आपका इंटरव्यू तक हेल्प करता है, क्योंकि आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है फिलॉसफी से, और बहुत ही बेहतर तरीके से आप जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उनका आंसर जो है आप दे सकते हैं, और जो भी एग्जामिनर है उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। बिल्कुल। सौरभ सर, जैसे आपने पहले भी बताया कि फिलॉसफी जो है वो मदर ऑफ ऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और हर सब्जेक्ट में उसका योगदान कुछ ना कुछ रहता है। जीएस के किन किन सब्जेक्ट्स को ओवरलैप करता है फिलॉसफी, और साथ में बाकी सब्जेक्ट्स में इसका क्या मेजर रोल ये प्ले करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एस्पिरेंट्स के लिए। जी, काफ़ी एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी में जो ऑप्शनल चूज करना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा अपने टास्क आप में होता एक है। इशू है, क्योंकि जो ऑप्शनल है वो एक तो उसका वेटेज ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑप्शनल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपका इंटरव्यू तक हेल्प करे, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक हेल्प करे। प्रीलिम्स का मतलब ये है कि प्रीलिम्स में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो आपकी हेल्प करता है, जो आपके मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, क्या उनमें हेल्प करता है। उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, जब जो इंटरव्यू के टाइम पे जो पैनल होगा, जब उनको पता होगा कि आपका जो विषय था, वैकल्पिक विषय कौन सा था, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था, उनके क्वेश्चंस भी उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसका स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, अवेलेबल होगा या नहीं होगा, उसका जो सक्सेस रेट है वो क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा खुद का एटीट्यूड क्या है, मेरे एटीट्यूड से मेरे सब्जेक्ट का जो एटीट्यूड है, मेरे नेचर से मेरे सब्जेक्ट का जो नेचर है वो मैच होता भी है या नहीं होता है। ये कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनका अगर हमें आंसर मिलता है उसके बाद में ही हम किसी भी ऑप्शनल को चूज करते हैं। तो फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं कि दूसरे कौन से सब्जेक्ट्स में ये हेल्प करता है, सबसे पहले अगर आप बात करते हैं ऐसे पेपर की, अगर आप बात करते हैं ऐसे पेपर की, तो पिछले कुछ सालों में आप देखते हैं कि ऐसे पेपर में आपके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसमें 4-4 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों में एक पूरा सेक्शन जो है 4 क्वेश्चंस का, वो फिलॉसफी के क्वेश्चन से भरा पड़ा है। ओके। उनका जो नेचर है वो फिलोसॉफिकल, प्योर फिलोसॉफिकल नेचर है। जिसने दर्शन को नहीं पढ़ा उसके लिए उस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल सा काम हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने फिलॉसफी को पढ़ा है, जिस एस्पिरेंट ने फिलॉसफी को पढ़ा है, उसको फिलॉसफी का ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान है, वो उसको बड़े अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो इससे हम देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि यूपीएससी चाहता है एस्पिरेंट से कि उसको फिलॉसफी का ज्ञान जो है वो होना चाहिए। ओके। अगर हम इस बात को समझते हैं और अगर हम फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है ऐसे पेपर में। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हमारे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की, पेपर 4 की, तो एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ओनली। उसमें काफ़ी बड़ा जो पोर्शन है वो फिलॉसफी का रहता है। फिलॉसफी के जो थिंकर्स हैं, जो भी थिंकर्स हैं, उनकी फिलॉसफी को पूछा जाता है। इसके बाद में आते हैं आपकी केस स्टडीज़। जो केस स्टडीज़ आपको सॉल्व करनी है, वो भी जो प्रॉब्लम सोल्यूशन स्किल्स हैं वो आपको फिलॉसफी से ही मिलती हैं।
तो फिलॉसफी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है तो वो आपका ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करता है, प्लस आपका जो एथिक्स वाला पेपर है उसमें भी आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ की, तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ लेते हैं, जैसे कि इक्वलिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, तो फीमेल फिटिसाइज है। जी। इस तरीके के कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम फिलॉसफी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ते हैं। तो वो सारे जो नॉलेज है हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी की, वो आपके जो जीएस के जो सोशियोलॉजी है, जो पॉलिटी है, उसमें भी आपकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 500 नंबर का जो पेपर है आपका, 500 नंबर का जो सब्जेक्ट है, वो दूसरे आपके 750 नंबर में हेल्प करता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि एक बड़ा सा पोर्शन जो है वो ये कवर कर लेता है। जी, बड़ा पोर्शन एक कवर करता है, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको इसका मेजर रोल दिख जाता है। जी जी। अब ये तो हो गई प्रिपरेशन के पहले की, प्रिपरेशन की बात, एग्ज़ाम की बात, इंटरव्यू की बात। रिज़ल्ट की बात अब करते हैं सर। रिज़ल्ट में सर ये फ़िलॉसफी ऑप्शनल सक्सेस रेट क्या है इस समय इसका, और क्या सक्सेस रेट है? साथ ही साथ में क्या इससे टॉपर बना जा सकता है? एक बड़ा सवाल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई भी अगर एस्पिरेंट है, उसको अगर सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन उसके माइंड में आना ही चाहिए। बिल्कुल आएगा। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमें पता होना चाहिए। हम अंधेरे में तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, तो उसके लिए हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमारे पास आंसर भी होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं फिलोसफी ऑप्शनल के सक्सेस रेट की, तो इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, 7.9 है। अगर हम पिछले ट्रेंड की बात करते हैं काफ़ी सालों का, तो जो हमने एवरेज देखा है इसका वो 7.9 रहा है, जो कि एक अच्छा सक्सेस रेट रहता है। बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले जो है वो फिलोसफी ऑप्शनल का काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टॉपर्स की, जी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्या इससे टॉपर बना जा सकता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अतर आमिर रहमान, आपने नाम सुना होगा, जी, रैंक 2। जी, जी, जी। उसके बाद में अंकिता जैन, रैंक 3। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अविनाश कुमार की, रैंक 17। तो ये कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जो कि 100 के अंदर, बल्कि टॉप 10 में ये टॉपर्स रहे हैं, और जिनका जो वैकल्पिक विषय था, जिनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, वो फिलोसफी ही रहा था, और इनके जो मार्क्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट जो मार्क्स कितने होते हैं, हाईएस्ट गेन मार्क्स कितने हैं, तो 327 तक स्कोर किया गया है फिलोसफी में। मिहिर पटेल ने 2014 में, जिनकी रैंक 27 थी, 27 रैंक थी उनकी, और उनके 300 नंबर आए थे, 327 नंबर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा स्कोरिंग है। अच्छा स्कोर है, और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत और स्कोरिंग। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर समय में ये ट्रेंडिंग था, अभी भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर पिछले साल की बात करते हैं, 2022 के रिजल्ट की बात करते हैं, तो अविनाश कुमार के 319 नंबर आए हैं, ओके। और इनकी जो रैंक है वो 17 है। मतलब काफ़ी अच्छा हाँ। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और उसके बाद रैंक भी आपके, आप टॉपर भी इससे बन सकते हैं, ये भी जी चीज़ यहाँ बिल्कुल, पे सामने आती है। बिल्कुल, क्योंकि एक लिस्ट है टॉपर्स की। अगर फिलोसफी ऑप्शनल की बात करते हैं, तो एक लिस्ट है टॉपर्स की, यूपीएससी टॉपर्स की, जिन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में अपना जो है फिलोसफी लिया था। सौरभ सर, स्टडी आईक्यू का, भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जो आपका कोर्स है फिलोसफी ऑप्शनल का, उसके बारे में अब हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताइए जो इसको आगे लेना चाहते हैं, जो फिलोसफी ऑप्शनल को अपना सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं इस तैयारी में, इस मेहनत में। ये जो पूरा परिश्रम है एक तरह का, यूपीएससी की जर्नी जो है, एक किसी युद्ध से कम नहीं है आज के टाइम पे, तो ये कहा जाता है। तो फिलोसफी ऑप्शनल का जो हमारे स्टडी आईक्यू का जो सब्जेक्ट है, जो आपका कोर्स है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं अगर बात करता हूँ हमारे स्टडी आईक्यू के कोर्स की, जो हमारा फिलोसफी ऑप्शनल का कोर्स है, तो इसमें इसके सारे फीचर्स को मैं एक-एक करके डिस्कस करना चाहूँगा। जिसमें अगर हम पहले बात करते हैं तो लाइव क्लासेस की, जो कि जिनका टाइमिंग रहता है 1 से 4 दिन में डेली होती है क्लासेस। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो हमारा मंडे से फ्राइडे तक की इसमें हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं 3 घंटे की, और सैटरडे का जो दिन है वो डिवोटेड रहता है डाउट्स के लिए। ओके। हालाँकि स्कोप रहता नहीं डाउट्स का, लेकिन उसके बाद भी डाउट्स के नाम पे हम क्या करते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं रिवीजन कि हमने क्या किया है, कि हमने पूरे हफ्ते जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम सैटरडे को रिवाइज कर लेते हैं। और जो भी स्टडी मटेरियल है, अब जैसे कि क्लास में मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ, तो उसकी जो पीपीटी होती है, पीपीटी प्रेजेंटेशन है,
उसको मैं एक दिन पहले ही बच्चों को शेयर कर देता हूँ, जो भी एस्पिरेंट्स उनको शेयर कर देता हूँ, ताकि वो देख लेते हैं, वो प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कल हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ में कोई भी नहीं जाता, ना मैं जाता हूँ और ना ही मेरे स्टूडेंट्स आते हैं। तो हमें पता रहता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड है वो पता रहता है, ताकि हमारा उससे समय भी बचता है, दोनों का, मेरा भी और बच्चों का भी, और उसमें एनर्जी भी काफ़ी सेव होती है जी। और हमारे जो डाउट्स हैं वो पहले से रेडी रहते हैं। मैं क्लास में जाऊंगा तो डाउट्स मेरे लिए पहले से रेडी रहेंगे कि सर मैंने ये पढ़ा था और मेरी ये डाउट्स हैं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो डाउट्स क्या निकलेंगे, और जब डाउट्स नहीं होंगे तो हम सीखेंगे क्या। सही बात है। क्योंकि डाउट्स उसके नहीं है। देखिए, अगर आप कुछ नहीं करते ना जीवन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जीवन में जब आप कुछ करते हैं। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो ये कोई खराब बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ये है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ स्टडी मटेरियल की, जी। तो इसमें क्लास के बाहर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स हम इसलिए प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जब क्लास होती है लाइव क्लास, तो बच्चे लिखने पे लग जाते हैं बिल्कुल। कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ समझा रहा हूँ और वो लिखने में लगे पड़े हैं। इससे क्या होता है कि उनका काफ़ी सारा समय और अटेंशन दोनों जो है वो लिखने में चले जाते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बता रहा था मैं, वो उसको सुन ही नहीं पाते। डिवाइड हो जाता है उनका हाँ, ध्यान। उससे क्या होता जी। है कि जो उनका अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने क्या किया है कि हम आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। ओके। तो इससे ये आसानी रहती है कि अब जो बच्चे हैं हमारे क्लास में, वो पूरे अटेंशन के साथ में सिर्फ सुनते हैं, क्लास को पढ़ते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल की, जिसमें सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो क्रक्स की फॉर्म में हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। जो भी क्लास में हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अगर वो अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, बाद में रिवीजन करते हैं, तो उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर सकते हैं। ओके। जी। मतलब बहुत ही काफ़ी पूरी तरह से कवर अप है एक इसमें। हाँ, हाँ। जो आपका ऑप्शनल अगर आप देखें, फिलॉसफी ऑप्शनल कोई लेता है तो यूपीएससी की तैयारी में स्टडी आईक्यू का ये ऑप्शन जो कोर्स है, ये हर चीज़ को कवर करता है, और उसे किसी भी जो जो एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, उसको किसी भी और तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे आके उसको सब कुछ मिल हाँ, जाता है। बिल्कुल। और ऐसा ही नहीं है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इसमें हम सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका उसके बेस पे हम आंसर राइट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पॉइंट है बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो ध्येय है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई हमें यूपीएससी के आंसर्स लिखने हैं, बिल्कुल। फिलोसफी ऑप्शनल के आंसर्स लिखने हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई क्लास में आप पढ़ रहे हैं और जो आंसर्स हैं वो डायरेक्ट यूपीएससी के एग्जाम में आप लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप आंसर्स लिखते कैसे हैं, करेक्ट। है ना। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि आंसर राइटिंग में फिलॉसफी, ये जो ऑप्शनल के आंसर राइटिंग, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जानने के लिए भी। जी जी, बिल्कुल। तो अगर आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो आंसर राइटिंग से पहले मैं बात करना चाहूँगा टेस्ट सीरीज़ की, जो कि हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड है। जी जी जी। तो हमारी लाइव क्लासेस के साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, क्रक्स रहते हैं, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जाती हैं। टेस्ट सीरीज़ में ये रहता है कि आपके जो भी सेक्शन वाइज रहते हैं, जैसे कि आपका वेस्टर्न फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी, उसके बाद में हम बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल की, और फिर बात करते हैं फिलोसफी ऑफ रिलीजन की। तो इन सभी के आपको सेक्शनल टेस्ट दिए जाते हैं, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाते हैं। Okay. इससे आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। अपने सेल्फ इवैल्यूएशन तो होता ही है, लेकिन हमारी टीम भी है। जी। हमारी टीम क्या करती है कि भाई आपको टेस्ट मिला, आपने उसके आंसर्स लिखे और अपलोड कर दिए, हमारा जो भी पोर्टल है वहाँ पे अपलोड कर दिए, हमारी टीम उसको इवैल्यूएट करेगी और आपको उसका जो है वो इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, जो भी आपकी स्कोरिंग रही है, जो भी कमियां थी या फिर जहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सारे जो रिमार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि एक अच्छा आंसर लिखा कैसे जाए, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत होता बहुत है इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन फिलोसफी के साथ में, दर्शन के साथ में जो एक अच्छा आंसर होता है यूपीएससी के लिए, वो कैसा होता है, आइडियल क्वेश्चन कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आइडियल क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। क्योंकि ये फिलोसफी है, जी। ये फिलोसफी है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में ये है कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, यही एक आइडियल आंसर है। 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 4 होते हैं, ये आइडियल आंसर है। लेकिन फिलोसफी में ऐसा नहीं है। फिलोसफी में 2 और 2 1 भी होते हैं। अच्छा। 2 और 2 1 भी हो सकते हैं, 4 जरूरी नहीं है। कैसे?
अब उसका आंसर ये है कि 2 पानी की बूंदें प्लस 2 और पानी की बूंदें अगर सबको मिला दिया जाएगा तो 1 बूंद बन जाती है। ये फिलोसॉफिकल आंसर है और काफी लॉजिकल है, बिल्कुल, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं फिलोसफी ऑप्शनल में आंसर राइटिंग की, तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहले तो सबसे पहला जो काम है वो फिलोसफी के जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को आपको समझना है कि आपसे पूछा क्या गया है। क्योंकि जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि जो एस्पिरेंट्स करते हैं, जैसा कि ग्रेजुएशन में होता था, ग्रेजुएशन के एग्जाम दे के आए हैं, वहाँ पे आपको क्या है कि आंसर लिख के आने हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वो कीवर्ड्स को देखते हैं जी। अगर उसमें ये पूछा गया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि व्हाट डज प्लेटो वांट टू प्रूव विद हिज एलेगरी ऑफ केव, प्लेटो अपने गुफा रूपक सिद्धांत से क्या साबित करना चाहता है। तो यहाँ पे बच्चे ने ये देखा कि प्लेटो के जो एलेगरी ऑफ केव है उसका क्वेश्चन आया है। अब वो क्या करेगा कि वो प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव को समझाने लगेगा, जबकि ऐसा नहीं करना था। उसको समझाना ये था कि एलेगरी ऑफ केव से वो प्रूफ क्या करना चाहता है। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये नहीं था कि प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव है क्या, क्वेश्चन ये था कि प्लेटो अपने गुफा रूपक सिद्धांत से प्रूफ क्या करना चाहता है, यानी कि उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे का दर्शन क्या है, उसकी मेटाफिजिक्स क्या है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है। तो क्वेश्चन का जो नेचर है उसको समझना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोर्स स्टार्ट हुआ, पहला टॉपिक हुआ, अब उनका ये है कि भाई हमें आंसर लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। प्लेटो एरिस्टोटल पढ़ लिया है, अब प्लेटो एरिस्टोटल पे हम आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि प्लेटो एरिस्टोटल को समझने के लिए सिर्फ प्लेटो एरिस्टोटल को नहीं पढ़ना है, बल्कि पूरी वेस्टर्न फिलोसफी के जो टॉपिक्स है अगर आप उनको सभी को पढ़ते हैं तब आप प्लेटो एरिस्टोटल के ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अगर ये टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से तो उसके लिए आपने पहले कांट को पढ़ा होना चाहिए। ओके। कांट को पढ़ा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी प्रूफ्स हैं, चाहे वो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, चाहे वो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट है, चाहे वो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है, या फिर कांट का मॉरल आर्गुमेंट है, ये सारे आर्गुमेंट्स को जब आप पढ़ते हैं तो कांट के अपने मॉरल आर्गुमेंट के अलावा जो दूसरे आर्गुमेंट्स हैं सभी को कांट क्रिटिसाइज करता है। इसका मतलब यह है कि आपको कांट की जो क्रिटिकल फिलॉसफी है वो पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है तो पहले आप अपना एक पोर्शन पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद में अपना आंसर राइटिंग जो है वो स्टार्ट करें। बल्कि आप ऐसा करें कि आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंडियन और वेस्टर्न दोनों में कॉमन टॉपिक्स होते हैं, तो क्या होता है कि अगर आप दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते हैं जी, अगर आपको सत्कार्यवाद समझाना है सांख्य दर्शन का, तो आप अगर न्याय का असत्कार्यवाद उसमें रेफर करते हैं तो आपका आंसर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि इससे आपत्ति क्या है। क्योंकि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई सांख्य के सत्कार्यवाद से न्याय के असत्कार्यवाद को क्या प्रॉब्लम है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए तभी आप आंसर दे पाओगे। सिर्फ सत्कार्यवाद को पढ़ के, सांख्य दर्शन को पढ़ के आप सांख्य के आंसर नहीं दे सकते, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है फिर आप आंसर दे पाओगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, एक टॉपिक होता है कॉजेशन जी, उसमें कॉजल रिलेशनशिप को हम देखते हैं कि कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि सत्कार्यवाद हमारा भारतीय दर्शन में है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में ह्यूम का कॉजेशन, डेविड ह्यूम का कॉजेशन हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी वो ये कहता है कि जो इफेक्ट है जी और जो कॉज है दोनों के बीच में कोई फिलोसॉफिकल रिलेशन नहीं है। फिलोसॉफिकल रिलेशन नहीं है, वो साइकोलॉजिकल रिलेशन है। हमारी आदत हो गई है बादलों के साथ में बारिश को देखने की, इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि बादल आए तो बारिश भी होगी। क्या ऐसा हमेशा होता है? हमेशा नहीं होता। कई बार बादल आते हैं और बारिश नहीं होती। तो वो ये कहता है कि बादल और बारिश के बीच में कोई फिलोसॉफिकल रिलेशन नहीं है। रिलेशन अगर है तो वो साइकोलॉजिकल है। हमारी आदत है कि हमने बादलों के साथ में बारिश को मान लिया है। तो इसका मतलब ये है कि कॉज और इफेक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। और यही बात हमारा भारतीय दर्शन चारवाक भी कहता है, वो कॉजल रिलेशनशिप को नहीं मानता, क्योंकि कॉजल रिलेशनशिप में लगाने के लिए हमें चाहिए होता है अनुमान, अनुमान के लिए हमें व्याप्ति चाहिए होती है, और व्याप्ति का मतलब होता है कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। वो तो होता ही नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो इन्फ्रेंस को नहीं मानते। तो अगर आपको ये समझना है कि चारवाक जो है वो इन्फ्रेंस को क्यों नहीं मानते, इसके लिए हमें अगर ह्यूम का कॉजेशन पता है तो हम और अच्छा आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडियन का आंसर देने के लिए हमें वेस्टर्न भी पता होना चाहिए, वेस्टर्न का आंसर देने के लिए हमें इंडियन भी पता होना चाहिए, तो हम एक अच्छा आंसर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आंसर राइटिंग की बात करते हैं
तो कोई भी टॉपिक अगर पूछा गया है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स हैं या फिर उसकी जो काउंटर फिलॉसफी है, अगर आपके पास इतना वर्ड लिमिट है और इतना वेटेज है उस क्वेश्चन का, तो उसको भी आप उसमें रेफर कर सकते हैं। अगर आप रेफर करते हैं तो एग्जामिनर को पता चलता है, इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी फिलोसफीज होती हैं, चाहे वो इंडियन में, वेस्टर्न में, सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी में, फिलोसफी ऑफ रिलीजन में, उनका सभी का ज्ञान जो है वो आपको है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप अच्छे नंबर जो है वो पा सकते हैं। एक और चीज़ रहती है कि कंपैरिजन तो आप करते ही हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो पेड़ है वो बीज में पहले से नहीं है, इसके पीछे की क्या फिलॉसफी है, इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए। अब क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब ये नहीं कि भाई उसके सारे दोष बताने हैं। हाँ, क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि उसके गुण और दोष दोनों बताने हैं। दोनों बताने कि हैं। पेड़ अगर बीज में पहले से था, इसका मतलब ये है कि इफेक्ट जो है वो कॉज में पहले से था, जो कि ये कहता है सत्कार्यवाद। तो आपको सत्कार्यवाद को रेफर करना है। लेकिन ये बात असत्कार्यवाद नहीं मानता, गौतम नहीं मानते इस बात को। गौतम ये कहते हैं कि न्याय दर्शन के गौतम ये कहते हैं कि जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से नहीं था, वो अपने आप में एक नई क्रिएशन है, वो आरंभ हुआ है। यानी कि पेड़ अपने आप में एक नई क्रिएशन है। जो दही है वो अपने आप में एक नई क्रिएशन है, वो दूध में पहले से नहीं था। दूध को मरना पड़ा तब दही जाके पैदा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि दही पहले से दूध में था। वो ये कहते हैं कि दही अगर पहले से दूध में था तो आपने दूध का रायता क्यों नहीं बना लिया? जी। रायता तो हम दही का ही बनाते हैं, है ना? इस तरीके से काफी लॉजिकल आर्गुमेंट्स हमें मिलते हैं फिलोसफी में। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके के काउंटर फिलोसफीज भी पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आंसर को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का यही मतलब है कि अगर आपको ये देखना है कि जो पेड़ है वो बीज में था या नहीं था, तो इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप तभी कर पाएंगे जब इसको सपोर्ट करने वाली फिलोसफी भी आपको पता है, सत्कार्यवाद, और इसको जो निगेट करने वाली, जो रिजेक्ट करने वाली फिलोसफी है वो भी आपको पता है, असत्कार्यवाद, जिसको ह्यूम भी मानता है, वेस्टर्न फिलोसोफर, और चारवाक भी मानता है, हमारा इंडियन फिलोसोफर। जी। इस तरीके से है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो आप एक अच्छा आंसर जो है वो लिख सकते हैं। बिल्कुल, और आप लगातार हमारे स्टूडेंट्स को अपने कोर्स में बता ही रहे हैं किस तरह से अच्छे आंसर्स लिखना है, उनकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। साथ में हमारा कोर्स जो है उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को सब कुछ यहाँ पे प्रदान करती हैं, देती हैं फिलॉसफी ऑप्शनल के सब्जेक्ट में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में, इस बातचीत में, आपको आज सारे जो आपके मिथ थे या जो आपके सवाल थे, जो भी आप चाहें उनको कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में, ये जो फिलॉसफी ऑप्शनल है, इसमें जो हमें समझ में आया कि ये सवालों की जो आपकी जिज्ञासा है, अगर आपके अंदर वो है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शनल है ये। और इसके लिए सौरभ सर ने, आपके जो सौरभ गुप्ता सर हैं, उन्होंने आपको सारे आज सवालों के इनके जवाब दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे कई सारे जो कोर्सेज हैं, फिलॉसफी ऑप्शनल का भी जो कोर्स है, हमारे स्टडी IQ के कई सारे और जो कोर्स हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी जाके यहाँ पे इन कोर्सेज़ को ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे आपको इनमें बहुत बड़ा डिस्काउंट, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त जो आने वाला है, 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यहाँ पे आपको एक बड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जल्दी से जल्दी जाइए, अपने इस कोर्स को परचेज़ करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।